तुमने उस वक्त मसीहाई की जब दूर दूर तक इलाज की राह दिखाई न देती थी। तुमने उस वक्त हिफाजत की जब हर तरफ मौत के बादल छाए हुए थे। एक दिन ऐसी धूल उठी थी, दुनिया सब कुछ भूल गई थी। तुमने रब का नाम लिया था, गिरते हुओं को थाम लिया था। मुश्किल में न तुम घबराए और कुछ तो वापस घर न आए। इंसानों से सब लड़ते हैं, मौत से तुमने जंग लड़ी है। तुमको कैसे भूल सकेंगे? तुमने एक तारीख लिखी है। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जो विजुअल्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे, आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये खराज तहसीन पेश किया जा रहा है पैरा मेडिकल स्टाफ को, मेडिकल डॉक्टर्स को, और उनको सलाम हो कि जिस तरह से उन्होंने कोविड का डटकर मुकाबला किया, इन अ सेंस के हमारी जानें बचाने के लिए। और बड़ी बात थी कि जब आपके फैमिली के लोग, आपके अपने, आपके करीब नहीं आ सकते थे, आपकी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते थे, आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, तो ये वो लोग थे जो आपके अपनों का ख्याल रख रहे थे। और सिर्फ ये नहीं, उसके बाद हमें उनको भी याद रखना चाहिए जो एम्बुलेंसेस को ड्राइव करते थे, जो एम्बुलेंसेस में चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे वो डेड बॉडीज हो, उनको कब्रिस्तान तक पहुंचा के आते थे। और बाज़ दफा जो हमने वॉलंटियर्स को देखा कि कब्रों तक में उतार के आते थे। तो इससे तो अंदाजा ये है कि लगाया लिया होगा कि आज हम अपना प्रोग्राम किस पे कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीनेशन का बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में आगाज हो गया है। आज उसका पहला दिन था। कल एक तकरीब में वजीर आजम ने जो एक डॉक्टर को वैक्सीनेट करके इसका आगाज किया था, और आज मुल्क भर में बाकायदा तौर पर इसकी तकरीबात मनाई गई हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल हेल्थ सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुल्तान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, पहले तो मैं पीटीवी के प्लेटफॉर्म से भी और पर्सनली भी आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी, आपकी पूरी टीम को, एनसीओसी और पूरी डेफिनेटली गवर्नमेंट की, जिस तरह से आप लोगों की एक कंटिन्यूस एफर्ट्स थी और बिल आखिर हमने आज ये दिन देखा। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जब ये एनसीओसी के आप लोग सेशंस अटेंड करते थे, जो कोविड की फर्स्ट वेव, कोविड की सेकेंड वेव, और फिर पब्लिक का इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखना कि इतनी जल्दी हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपकी मुबारक का शुक्रिया और आपकी दाद का भी शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि ये पूरी टीम का काम था। तकरीबन 1 साल हो चला है जब से डॉक्टर जफर यहाँ थे एज ए पीएम, उस वक्त से ये काम चल रहा था। फिर एनसीओसी आई तो, और हमारी एनआईएच और सीडीसी और हमारी एनआईएच की टीम्स और जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम्स हैं, इन सब ने मिलकर काम किया, तो आज हम यहाँ हैं। आपका सवाल बड़ा मजेदार है। मेरे ख्याल से हमें उम्मीद तो थी, और हम चूंकि बहुत वक्त से इस चीज पे काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी जिस दिन वो चीज हो जाए, जिसकी कोशिश हुई हो, तो बहुत क्या खुशी का मौका है और थोड़ी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर फैसल साहब, हमें ये पता चला था और हमें ये बताया गया था, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको उम्मीद भी थी और आप बहुत पहले से इस पे काम कर रहे थे। एक कैबिनेट के इजलास में वजीर आजम साहब ने तकरीबन $15 करोड़ इसको एलोकेट किए कि इससे आप वैक्सीन मंगाएंगे। लेकिन आज हमें ये पता चला कि पाकिस्तान 79th नंबर पर है, और अभी भी जो वैक्सीन हमारे पास आई है वो चाइना ने हमें डोनेट की है, हमने कहीं से खरीदी नहीं है। उसकी कोई वजह लेट होने की क्या हुई? क्या ये लेट हुआ, डिले हुआ? नहीं, चाइना ने जो वैक्सीन हमें डोनेट की, उनका अतिया है, तोहफा था, ये उनका खैर सगाली का एक जेस्चर है, तो उसको वेलकम करना चाहिए। और ये ऐसे नहीं कि खुदा न खास्ता ये कोई बेकार सी वैक्सीन है, ये वो वैक्सीन है जिसके जब मुत्तहिदा अरब अमारात में ट्रायल्स हुए तो उसमें 79 से 85-86% के करीब इसकी एफिकेसी थी, एक चीज। दूसरा, चीन ने जिस दिन हमने अपने यहाँ इसका इंटरनल अप्रूवल दिया, उससे लिटरली अगले दिन चाइना इटसेल्फ के अंदर इसको अप्रूवल मिला, और चीन ने अपने मुल्क में इसकी जो डिप्लॉयमेंट है और इस्तेमाल किया, और हमें बताया गया कि उन्होंने अपनी फोर्सेस को भी ये लगाई है। तो ये एक बड़ा कीमती और अच्छा तोहफा था, तो इसको बिल्कुल इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि खुदा न खास्ता ये जैसे कोई ऐसे हमें चीज मिल गई है।
नहीं, ये बहुत अच्छी और एक उन्होंने दोस्ती का सबूत इस तरह दिया कि जो एक अच्छी और चीज अपने लिए वो इस्तेमाल करते वो उन्होंने हमें दी। ये बात होगी। इसके बाद चूंकि हमने साथ साथ मुख्तलिफ एफर्ट्स कर रखी थी, तो जो कोवैक्स की एफर्ट थी जिसमें जिसके जरिए अब हमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मिलेगी, वो भी हमारे सामने आ गई है। और तकरीबन इस वैक्सीन को जो साइनोफार्म वाली है जो शुरू की है, 2-3 हफ्ते लगेंगे। और जब तक ये इसकी डिप्लॉयमेंट मुकम्मल होती है तो हमें अंदाजा है कि हमें कोवैक्स के जरिए जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है वो आनी शुरू हो जाएगी। और बाकी रहा वो $150 मिलियन, तो वो जब हमें जरूरत पड़ेगी, जिस जगह पड़ेगी, अगर हमें कोई गैप आता है अपनी सप्लाई में, तो उसके जरिए हम खरीद भी लेंगे। तो ये सारी ऑप्शंस हाथ में हैं। और जाहिर है वो खरीदारी तभी करेंगे जब उसकी जब ये दीगर जो सोर्सेज हैं इससे हमें कोई किसी किस्म का गैप या इंटरप्शन दिख रही हो। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो दूसरी शिपमेंट आएगी वो भी डोनेट करे जा रही है हमें? वो एक कोवैक्स एक फैसिलिटी है जी, वो बैनुल-अक़वामी, जिसमें लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जो वैक्सीन प्रोक्योरमेंट की जाती है। और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन उनके यहाँ कई माह से पड़ी थी, डॉक्टर जफर के ज़माने से उनके पास थी। फिर उसके हमने पूरी तैयारी की, अपना सारा डेटा दिया, तो उन्होंने हमारी तैयारी, हमारे डेटा और हमारी जो रिसेप्टिविटी है और हमारी नीड्स, इन सब को मद्देनजर रख के वो हमें एलोकेट की है। तो उसके लिए भी हमें पाकिस्तान के खर्चे से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने खरीदारी के लिए कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है सो फार। इस वक्त हमें उम्मीद है कि जो हमारी सप्लाई लाइन है वो लगातार जारी रहेगी। अभी इसके साथ बीच में अगर हमें, क्योंकि हमें प्रोजेक्शंस करते रहते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब आएगी और हमें किस स्टेज पे कितनी जरूरत होगी, तो अगर हमें कोई गैप आता है तो वो हम खरीदारी कर लेंगे। उसमें हमारी काफी एडवांस्ड निगोशिएशंस और कॉन्वर्सेशन मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे हैं, के साथ है। मिसाल के तौर पे जो कैंसाइनो वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स अभी मुकम्मल हो चुके हैं और उसके रिजल्ट्स अभी आने हैं, तो अगर उसके रिजल्ट्स मुस्बत आते हैं तो हमें उसकी इमीडिएट रसाई जो है वो हासिल हो जाएगी मिलियंस ऑफ डोजेस की, तो वो हम खरीद लेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें बैक वक्त चल रही हैं। इसमें से कोई हमें इसमें कोई फॉल्स प्राइड लेने की जरूरत नहीं कि जरूरी हमने पैसे खर्च के ही लेनी है, जब अगर हमें दूसरी सोर्सेज से मिल रही है और अगर हमें खर्चने पड़ते हैं तो उसमें भी हमें कोई मुजायका और आर नहीं, और हम फटाफट वो खरीद भी लेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई मुजायका नहीं है अगर हमें मिल रही है। लेकिन फिर दूसरा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही या जो इसका एक सपनी क्वेश्चन है वो ये है कि फिर उसकी इफेक्टिवनेस पे बात हो रही है, क्योंकि जो फाइजर है उसका भी आप रेशो देखें तो मेरा ख्याल है 91% है कि जो रिजल्ट्स वो दे रही है या वो इफेक्टिव है। इसी तरह से जो फाइजर के बाद बल्कि 94.1% तक वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जो ब्रिटिश की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो ब्रिटिश सोइडन कंपनी है उसकी भी तकरीबन 70 से 90%। रशिया की जो तैयार की हुई स्पुतनिक, आप उसे बहुत बेहतर जानते होंगे, मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, वो 91.6% तक वो मौसर है। लेकिन जो हमारी है यदि जो अभी हमें मिली है चाइना की साइनोफार्म चाइनीज वैक्सीन, वो 79 से 85% तक इफेक्टिव है। एम आई राइट डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब? जी, तकरीबन आपके एदाद शुमार ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉशन करूंगा इस एदाद शुमार की दौड़ में और थोड़ी सी वैक्सीन कंपनीज की जो मशहूरी और इसके लिए जो एफर्ट उनकी है, थोड़ी सी इसमें सेल्फ प्रोजेक्शन भी होती है। और याद रखिए कि इब्तदाई नताइज जो हैं वो कई दफ़ा बाद तक सस्टेन नहीं करते, तो इसमें बहुत ऊंची नीच आती रहती है। जो मेन मकसद होता है वैक्सीन का वो ये कि उसके बेशतर रिसिपिएंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। अगर आप 80% की भी फिगर लें तो इसका मतलब है कि हर 10 में से 80 लोग जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो वैक्सीन के हवाले से दैट इज़ अ गुड नंबर। अगर कोई एक वैक्सीन 90 पे है तो आप देख सकते हैं कि 80 और 90 का बड़ा थोड़ा फर्क है। ये भी चीज देखनी है कि जो वैक्सीन 90s में क्लेम कर रही हैं उनकी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट जो है वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल है। तो पाकिस्तान में हमने वैसे -80 की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको भी कुछ बिल्ड कर लिया, और एक लिमिटेड डिप्लॉयमेंट उस तरह की वैक्सीन की भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो अवेलेबिलिटी है इस वक्त थोड़ा सा फर्दर डाउन है, कुछ माह बाद वो शायद आ जाए। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स, या आप उसको कुछ जगह पे रिएक्शन भी उसका कह लें, क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी हमने देखा गया है, इवन तो फाइजर के भी कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस आए हैं। उस हवाले से भी जरा बताएगा कि ये जो हमें जो साइनोफार्म है ये इसके क्या साइड इफेक्ट्स, मुमकिन साइड इफेक्ट्स, मैक्सिमम साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कितनी हद तक हो सकते हैं? देखिए, जो अवेलेबल डेटा है उसके तहत तो ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है।
इसके जो टिपिकल और मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बाजू में थोड़ी सी दर्द है जहां वैक्सीन लगी हो, और उसके अलावा थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, कुछ एक्स एंड पेन्स हो सकती हैं, लेकिन ये वक्ती से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये ठीक हो जाते हैं। जहां तक ताल्लुक है मुमकिना की ना कोई लिमिट है ना कोई बता सकता है। उसकी वजह यह है कि आपके सामने लाखों वैक्सीन डिप्लॉयमेंट्स हो चुकी हैं और कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना हमने मेजर वो नहीं देखी। कई दफा लोग कंफ्यूज करते हैं मामले को। जहां करोड़ों वैक्सीन लग रही होंगी वहां उन वैक्सीन के रिसिपिएंट्स में दीगर बीमारियां भी तो होंगी, दीगर इवेंट्स भी तो होंगे, तो उनको नेसेसरीली वैक्सीन के साथ जोड़ना ना सिर्फ मिसलीडिंग है बल्कि पब्लिक डिस्कशन के स्फीयर में थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना गुमराह कौन है, मिसलीडिंग है। उसकी वजह यह है कि कई दफा उसके फियर से इस कंस्पिरेसी या मिसकंसेप्शंस के दायरे में आके लोग वैक्सीन से अगर घबराना शुरू हो जाएं तो जो नुकसान उस सूरत में होगा जब बीमारी फैलेगी और बाकायदा लोगों को इलनेस होगी और उससे लोगों की अमात होगी, तो वो भी ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, जो आप लोगों का प्लान है उसके मुताबिक तो जो फर्स्ट जो आपका फेज है उसमें आप पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल डॉक्टर्स उनको आप ये वैक्सीनेट करेंगे, लेकिन सर उसके साथ साथ मैं उन वॉलंटियर्स का मैं जिक्र करना चाह रही थी और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो पेशेंट्स को घरों तक भी पहुंचाते हैं, पेशेंट्स को वो लेकर भी आते हैं, फिर अगर डेफिनेटली जो डेथ्स हो जाती हैं वो डेड बॉडीज को कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, ये सारे अमल में जो लोग शामिल होते हैं या उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी आपकी फर्स्ट लिस्ट में है, प्रायोरिटी लिस्ट में? हमने कोविड के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की एक लिस्ट या एक डेफिनेशन, प्रपोज्ड डेफिनेशन प्रोविंसेस को दी थी और हमने कहा था कि इसको इस्तेमाल करते हुए जो नेशनल डैशबोर्ड है उसमें आप उन लोगों के नाम डाल दें जो कोविड में अपना काम करते रहे हैं, फ्रंट लाइन पर रहे हैं। और उसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ डॉक्टर्स होंगे या नर्सेज होंगे, बाकी वो अमला भी जो कि बराह रास्त जिनका हाई रिस्क है। तो इस डेफिनेशन के तहत तकरीबन 4 लाख के करीब नाम इसमें एंटर हुए हैं। तो यकीनन ये सिर्फ डॉक्टर्स हैं ना सिर्फ नर्सेज हैं, इतने तो कुल मिला के डॉक्टर्स और नर्सेज मुल्क भर में भी नहीं है, तो फ्रंट लाइन तो फिर भी उसका एक सब सेक्शन है। तो इसमें क्लियरली नॉन डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं जो टेस्ट करने जाते हैं, इस तरह का स्टाफ जो है उनका भी नाम डाला गया क्योंकि जाहिर है उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, सेकंड फिर आपका जो है वो आता है सीनियर सिटीजन यानी 65 प्लस। अब मुझे ये भी बताएगा सर, क्योंकि समटाइम नॉर्मली हमारे यहाँ डायबिटीज इज वेरी कॉमन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन, तो उसमें भी फिर आप रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई डायबिटिक है या अगर वो उसके किडनीज का कोई प्रॉब्लम है या वैसे कोई मेडिकल इशू है तो वो सेफ होगा, वो भी ये वैक्सीन लगवा सकता है? जी, ज्यादातर मेडिकल प्रॉब्लम्स में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बल्कि जो आपने 2 कैटेगरीज जिक्र की हैं उनको तो वो तो एग्जैक्टली वो लोग हैं जिनको आपने बचाना है। डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव्स हैं, वो लोग जो ओवरवेट हैं, ये एज एक सर्टेन उम्र से ज्यादा की बात होती है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इसमें जिनका असर होता है या जिसका अमल दखल है हाई मोर्टेलिटी में। सो इनको तो डेफिनेटली देना है। वो चंद कंडीशंस हैं, जाहिर है 18 साल से कम की अभी तक कोई अप्रूवल नहीं है, प्रेग्नेंट खवातीन को हम नहीं रेकमेंड कर रहे। उसके अलावा जिसे कहते हैं किसी का को बहुत इम्यून सप्रेशन वगैरह हो जिसमें उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो, तो उसमें मेरे ख्याल से उनको डायरेक्टली बराह रास्त नुकसान तो शायद ना हो, लेकिन ये कि वो इम्यूनिटी शायद उतनी डेवलप नहीं कर सकते वैक्सीन लगाने के बावजूद। तो ये जरा बारीकी है और हर मेडिकल की कंडीशन लिस्ट करना नामुमकिन है एक प्रोग्राम के अंदर जिसमें यह है, लेकिन उसकी गाइडेंस हमने कुछ इशू की है और जनरली डॉक्टर्स को और हेल्थ स्टाफ को इस मामले में खासा इल्म होता है कि वैक्सीन जो हैं अगर उनकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं तो वो कौन सी हैं। लेकिन एक बात बताता चलूं, इनमें से कोई वैक्सीन जो है जितनी भी हैं इनमें से कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं। उन वैक्सीन की कुछ बड़ी खुसूसी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं जिसमें इम्यूनिटी अगर कम हो तो वो नहीं दी जा सकती। तो ओवरऑल बहुत सेफ वैक्सीन हैं और तकरीबन हर एक को लगवानी चाहिए। ठीक है सर, एक चीज़ मैं आपसे बल्कि रिकमेंड भी करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी, जब आपने कहा कि वो तमाम के तमाम स्टाफ या वो तमाम के तमाम अमला या वो तमाम के तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोविड पेशेंट्स को डील करते हुए हैं वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में, सर क्या ही अच्छा हो कि मीडिया से
जो रिपोर्टर्स, जो फील्ड पे रहने वाले लोग हैं, जो रिपोर्टर्स जो हॉस्पिटल भी जाते हैं, जो आप ही लोगों से और आपके अमले से और जो टेस्ट कर रहे होते हैं उनसे भी, पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल में भी डील करते हैं, डॉक्टर से भी करते हैं, प्लस कैमरामैन, क्या उनको भी आप, चाहे वो किसी भी मीडिया किसी भी मीडिया ग्रुप से हो, उनको भी एटलीस्ट आप इस प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं? इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट बड़ी क्लियर है जी, वो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जो आप बात कर रही हैं वो अपनी जगह ज़रूरी और अहम है। इसमें दीगर प्रोफेशंस भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, पुलिस भी है और बहुत से चीज़ें हैं। तो ये अगर वो डेफिनेशन पे ज़रा ज़्यादा ब्रॉडर है और वो इंशाल्लाह वैसे भी कवर होना शुरू हो जाएगी जब हम अमूमी पॉपुलेशन को कवर करेंगे और 65 से नीचे उनकी कवरेज शुरू होगी। इस वक्त गिवन के जो हमारी नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास हैं, जो हमारी स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट है और जो प्लान ऑफ डिप्लॉयमेंट है, उसके तहत सबसे अहम यह है कि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी डेफिनेशन दे दी गई है उन्हीं को कवर किया जाए। अच्छा ठीक है सर, पिछले दिनों बल्कि अभी जब क्योंकि आप लोगों ने तमाम वफाक ने रिसीव की, उसके बाद तमाम सूबों में आप लोगों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और कल हमने देखा कि तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह रहे थे कि हम इक्वली दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी सूबे के साथ कोई डिफरेंट हम उसका बिहेवियर हो जो भी हो या फेवरिज्म हो। लेकिन सिंध ने आज जब रिसीव तो कर ली और रिसीव करके सिंध ने कहा कि वफाक ने जो है वो इसको बहुत ज्यादा लेट कर दिया और हमें इजाजत नहीं दी। हमने उनसे इजाजत तलब की थी, उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से हमें बहुत लेट मिली या पाकिस्तान को बहुत लेट मिली। डॉक्टर फैसल, से पहले कि मैं आपके पास आऊं, यही सवाल जब सिंध ने कहा था कि हम अपनी खुद मंगा लेंगे कोविड-19 की वैक्सीन, तो असद उमर साहब जो एनसीओसी को हेड भी कर रहे हैं वो हमारे प्रोग्राम में थे, ये सवाल मैंने उनसे किया था। जरा मुख्तसरन ये जवाब सुनिएगा, मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। देखें, 18वीं तंजीम के बाद सेहत का जो शुबा है ये डिफॉल्ट सब्जेक्ट है, ये तो है ही सूबों की जिम्मेदारी। ये तो पिछले 8 माह से बड़ी तुरंत बात हो रही है कि वो सारे सूबे जो 18वीं तरमीम के बाद बोलते हैं हमारे पास तमाम फैसला साजी है और वफाक कोई फैसले नहीं कर सकते। 2 खूबसूरत चीजें देखी गई। एक तो वहीं से जो वज़राए आला थे उन्होंने मुतालबा किया कि सारे फैसले जो हैं वो वफाक करे और यहाँ पे मुश्तरका तौर पर फैसले किए जाएं और एनसीओसी और एनसीसी फैसले करे। और दूसरे, उन्होंने वफाक से अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो भी लिया। उन्होंने जो लैब और टेस्टिंग फैसिलिटीज जो थी वो भी वफाक ने उनको सपोर्ट किया। वो जो है आप देखिएगा भी जैसे जैसे आगे गुजरेंगे वैक्सीन भी वहां पर लगेगी। वफाक ने हर तरीके से सपोर्ट किया है, अरबों रुपए खर्च किए हैं इन तमाम सूबों के अंदर। जो ऑक्सीजन के बेड्स की कमी थी उसको पूरा करने के लिए भी आपको पता है 4 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करके हमने 2700 या 2800 बेड्स का इजाफा किया था तमाम सूबों के अंदर। ये तमाम की तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियार जो है सूबों के पास है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो है वो ज़ाहिर है हमारे भी हैं और वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के किरदार अदा कर रही है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है, अगर वो खरीद रहे हैं वैक्सीन बिल्कुल खरीदनी चाहिए सर, बिल्कुल खरीदनी चाहिए, ये असद उमर साहब ने कहा था और 18th अमेंडमेंट के बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी था। लेकिन उसके बावजूद वो आज शिकवा कर रहे थे कि वफाक ने हमें खरीदने नहीं दी, वरना हम बहुत पहले ये काम कर चुके होते रिसीव करने के बाद। देखिए, बड़ी सादी सी बात है। इस वक्त जो उन्होंने वैक्सीन अपने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए मांगी थी उनको बिल्कुल क्लियरली उतनी मिली हैं और उसमें और उसको बिल्कुल उसी तनासब से दिया गया है जो उनका सेल्फ क्लेम नंबर था हेल्थ केयर वर्कर्स का। तो किसी सूरत उनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई ज्यादती नहीं है, पहले तो ये बात क्लियर। जहां तक उनके खुद खरीदने का ताल्लुक है, जरूर खरीदें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं। हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि इसमें इजाजत ना इजाजत की बात नहीं है। इस वक्त सिचुएशन ये है, इसको समझने की जरूरत है, जरा गौर से सोचो। इस वक्त आप इस बात से एग्री करेंगी कि एक ग्लोबल सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है, ऐसा ही है ना जी। अब इस सूरत हाल में उसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं। अगर किसी का ये ख्याल है कि कोई सेपरेटली जाके वो ले सकता है तो जरूर ले, इसमें कोई रुकावट या ममानियत नहीं। लेकिन जो वैक्सीन सप्लाई करने वाले हैं आमतौर पर वो इस वक्त डायरेक्टली कौमी इदारों से, नेशनल एंटिटीज से डील कर रहे हैं। सब नेशनल एंटिटीज या छोटी एंटिटीज से, इंडिविजुअल जैसे कहते हैं कंपनी से वो डायरेक्टली बराह रास्त नहीं डील करें। मगर हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं। हमने सिर्फ इतना कहा है कि जरूर लीजिए, सिर्फ हमें बताते रहिए कि कितनी डोजेज ले रहे हैं, ताकि ये अंदाजा रहे कि मुल्क भर में कितनी आ रही हैं, ताकि हमें तखमीना लगाने में आसानी हो नेशनल नीड्स की। क्योंकि जैसे असद उमर साहब ने फरमाया, क्योंकि हम इस सारी चीज को एक कौमी सतह पे देख रहे हैं एज ए नेशनल
इंटरेस्ट के तौर पे देख रहे हैं, कोहिसिव इंटरेस्ट के तौर पे देख रहे हैं, तो सिर्फ उस वजह से, वरना इसमें कोई रुकावट नहीं, वो ले सकते हैं जहां से अवेलेबल हो जाए जरूर हो। और आइंदा मैं तो बल्कि इस हद तक कहूंगा कि सुबह तो बहुत बड़ी एंटिटीज है और उनके पास तो हेल्थ का अपना पूरा मैंडेट है, लेकिन हमने तो इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटीज को भी फैसिलिटेट करने की कोशिश की है ताकि वो भी ये वैक्सीन मंगा सकें। अगर वो किसी प्राइवेट यूजर के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो उस पर भी कोई ममानियत नहीं। सर आप कह रहे हैं ममानियत नहीं है, रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी जो वजीर सेहत है नासिर हुसैन शाह साहब, वो ये कह रहे थे कि हमने वफाक से इजाजत तलब की, वफाक ने हमें इजाजत नहीं दी। इस बात में उनकी कितनी सच्चाई है, कितना वजन है? मैंने आपको जवाब दे दिया। इजाजत तलब की थी सर उन्होंने? मैंने आपको जवाब दे दिया बड़ा क्लियरली। बात यह है कि उन्होंने जो खत लिखा था उसको हमने वाजे और क्लियर उनको जवाब दिया है, और उसमें ये चीज वाजे की गई है, बैकग्राउंड बताई गई है कि ये नेशनली क्यों प्रोक्योर हो रही हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है ना, एक ग्लोबल शॉर्टेज है इस वक्त, वो सप्लाई नहीं मौजूद कि हर कोई जाके ले पाए। उस सूरत हाल में हमने एज अ फेडरल गवर्नमेंट आगे बढ़ के सारी नेशनल नीड को मद्देनजर रखते हुए प्रोक्योर करने की कोशिश की है। इफ ओवर एंड अबव दैट और इन एडिशन टू दैट कोई भी सूबा लेना चाहे तो उनके ऊपर कोई ममानियत नहीं। ठीक है। अच्छा सर, एक थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन करना, इस टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, सुनने में ये आया है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सवाल करने की जसारत कर रही हूँ कि इसकी जो फी है, जो चार्जेस है, उसमें बेपनाह इजाफा हो गया है। जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में इसको कहा था कि 8 लाख तक तजावज ना किया जाए, लेकिन अभी ये तकरीबन 17 लाख के लगभग है, और 2 लाख जो है वो PMC भी उसके वसूल करती है चाहे किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला। तो सर ये बहुत एक्स्ट्रा बोझ नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादती नहीं है पेरेंट्स के साथ जो बेचारे अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं? पहली बात, वो लोग जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं उनके लिए कम से कम 50% से जो ज्यादा सीट्स हैं मुल्क की, जिसमें हजारों सीट्स शामिल हैं, वो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक, या बिल्कुल तकरीबन फ्री हैं और बहुत अफोर्डेबल हैं। तो वो तमाम लायक बच्चे जो किसी गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं या मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखते हैं लेकिन कंपेटिटिव हैं, वो दाखिला ले सकते हैं इन कॉलेजेस में। उनके लिए एक तो ये रास्ता बहुत वाज़ेह तौर पे खुला है। एक तो पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए। जहां तक ताल्लुक है प्राइवेट कॉलेजेस का, आपने पिछला जिक्र किया, वो एक डिफरेंट कानून के तहत था। वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का कानून था जिसपे जस्टिस साहब का की ऑब्जर्वेशन थी। अब जो प्रेजेंट मेडिकल कानून है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, इसके कुछ अपने रूल्स हैं और इसमें हमने इस सिस्टम को कंपेटिटिव बनाने के लिए, इसके मेयार को बेहतर रखने के लिए इसका कुछ थोड़ा फर्क मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म में कुछ हमने सेफ्टी नेट्स रखे हैं। फॉर एग्जांपल, कई दफा लोग दाखिल होने के बाद फीस बढ़ाते हैं। अब इस कानून में एक वाज़ेह प्रोटेक्शन ये है कि जब आप दाखिल कर रहे हैं अपना बच्चा, तो आपको पहले दिन पता होगा कि ईयर 1 में उसकी क्या फी होगी, 2 में, 3 में, 4 में और फिर फाइनल ईयर में क्या फीस होगी। यानी आज से 5 साल बाद तक का जो है वो लॉक इन हो जाता है और उसको आप बढ़ा नहीं सकते। इसके अलावा इसमें काफ़ी चेक एंड बैलेंस यूं भी आया है कि तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने जो अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स, उनको ऑडिट करवा के सबमिट करवाएंगे ताकि ये चीज़ वाज़ेह हो जाए कि उनके खर्चा जात क्या हैं और उनकी इनकम क्या है और उनके दरमियान गैप क्या है, ताकि ये पता चले कि अगर वो वाकई अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, दीगर चीज़ों के ऊपर पैसे खर्च रहे हैं तो वो फिर उन अकाउंट्स में चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और अगर कोई सिर्फ स्टार्क प्रॉफिटियरिंग कर रहा होगा तो वो भी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी ताकि वालिदैन जो हैं उनको क्लियरली पता चल जाए कि वो अगर अपनी बच्ची किसी ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां बेपनाह फी है लेकिन वो प्रॉफिट सिर्फ कमा रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे उस तालीम में, तो वो भी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। और आखिर में ये भी बता दूं कि जो NLE है, जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है, वो इन तमाम मेडिकल कॉलेजेस को इवेलुएट करने का एक यकसा तरीका है। जब ये बच्चे पास होने के बाद इम्तिहान देंगे तो ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि अगर एक कॉलेज ढेर सारी फीस ले रहा है और उसके बच्चे जो हैं वो एक बाकी नेशनल एवरेज से कम पास हो रहे हैं, उनका पास परसेंटेज कम है इस कॉमन एग्जाम में, तो कॉलेज की अपनी साख पता हो जाएगी और क्लियरली लोगों को एहसास होगा कि असल ट्रू वैल्यू फॉर मनी फॉर देयर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स सी चीज है, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इनटू इंप्रूविंग आवर मेडिकल कॉलेजेस रादर देन ब्रिंगिंग देम ऑल डाउन टू जस्ट वन लेवल, जो हो सकता है कि हमारे यहाँ मेडिकल तालीम की तरक्की में एक रास्ता रोक रहा हो। सर 2 लाख अलग से PMC भी चार्ज करता है अगर बच्चा किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है?
सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं मैंने समझा। कहा 2 लाख अलग से पीएमसी भी चार्ज करता है अगर बच्चा किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले रहा है तो? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम जी, मैं इस पर नहीं कमेंट करना चाहूंगा। चूंकि आपने अभी सवाल पूछा है, इसको चेक कर लेंगे, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा नहीं है। लेकिन Okay, बहरहाल जैसे मैंने अर्ज किया, मैं श्योर नहीं हूं इस आपके सवाल के जवाब के बारे में। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आपके टाइम का, और जो डिटेल्स आपने हमसे शेयर की, ये वो सवाल थे जो मेरे जहनों में, आपके जहनों में, हमारे सबके जानने वालों के जहनों में थे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन आ गई है, अब हमने लगवानी है नहीं लगवानी, कितनी सेफ है, वो तमाम डिटेल्स आपने सुननी है डॉक्टर फैसल सुल्तान से। मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। तो आज पार्लियामेंट में जो तमाशा हुआ, मैं बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रही। आज कौमी असेंबली के इजलास में एक बिल पेश किया गया आईनी तरमीम का, जिसमें दोहरी शहरियत के हामिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा ओपन बैलेट इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए। और उसके बाद क्या हुआ वो ना ही बताए तो अच्छा है, क्योंकि वो कुछ इतना अच्छा हुआ ही नहीं कि उसके बारे में बताया जाए। आखिर में सिर्फ ये हुआ कि कल तक के लिए मुलतवी हो गया। अब इसके दरमियान क्या हुआ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा डिस्कस भी करेंगे और अपने पैनलिस्ट से बात भी करूंगी। हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीरियों के लिए अखुवत तो हमदर्दी का गहरा जज्बा मौजूद है। This matter could be affirmed or cancelled by the people of Kashmir according to their wishes. अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद अनवारुल हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। याद रखें कि अय्या का नाम बोलो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना।
जी नसीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जो कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ उस पर ज़रा बात करेंगे। जो जिस तरह से मैंने बताया कि आईनी तरमीमी बिल वहाँ पर पेश किया गया और उसके बाद जो गोलगप्पाड़ा हुआ। रज़ा रूमी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। और इसी के साथ साथ असद खरल साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। रज़ा रूमी साहब, आपके यकीनन इल्म में होगा जब आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट में आज पेश किया गया, पिछले हफ्ते उसको अनाउंस भी कर दिया था। दो चीज़ें थी, ओपन बैलेट इलेक्शन सेनेट के, प्लस दोहरी शहरियत के हामिल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, अगर जीत जाते हैं तो दूसरी शहरियत तर्क कर दें, नहीं जीते तो ठीक है जी वापस चले जाते हैं। इसमें अपोजिशन को एतराज क्या था? एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, रिजर्वेशन फॉर द सेक ऑफ रिजर्वेशन, या ऑब्जेक्शन फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्शन। क्या मसला क्या था अपोजिशन को इस बिल से? देखिए, ऑपोजिशन को मसले तो अपनी जगह पर होंगे और कुछ तकनीकी हैं, कुछ सियासी मसले हैं, लेकिन असल बात जो है वो, जैसे कि आपके इल्म में है नादिया, की हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। बदकिस्मती से वो बन नहीं पाया और अब उन्होंने तो पूरा पिछले साल से तो एक महाज खोल रखा है हुकूमत के खिलाफ और वो इरादे बांधे हुए हैं कि जी जलसे करेंगे या धरने करेंगे व्हाटएवर, तो हुकूमत गिराएंगे। अभी यही एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि किस तरह से वापस जो है हम अपनी पार्लियामानी जमहूरियत को सही डगर पे डालें, क्योंकि जो भी ईवान होता है, जो भी जमहूरी निज़ाम होता है, उसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर ही उसको चलाती हैं। आज बड़ी मुद्दतों के बाद भी असेंबली का इजलास हुआ, मैं देख रहा था कुछ उसकी झलकियां भी, लेकिन वही बदकिस्मती की बात है कि ये हमारी ऑपोजिशन भी जो है वो पार्लियामेंट को उस तरह से यूज नहीं करती। अब तो वो बाहर सड़कों के ऊपर उन्होंने जो एहतजाज का सारा सिलसिला किया हुआ है, वो भी मैं समझता हूँ कि जमहूरी अमल के लिए अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे कतई नज़र के असल एतराज़ात जो हैं उनकी तरफ भी आएँ। इस वक्त ये होना चाहिए, हुकूमत की कोशिश होनी चाहिए, और एक कमेटी भी पहले कायम की गई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि वो इसमें इनिशिएटिव लेकर जो हुकूमत के मुख्तलिफ अपोजिशन के मुख्तलिफ पार्टीज हैं उनको लाएं एक टेबल के ऊपर, और कम से कम कानून साजी की हद तक जो है एक तरीका कार वज़ा करें कि जहां पे कम से कम एक बुनियादी बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए। रज़ा रूमी साहब, आपको नॉर्मली ये भी पार्लियामेंट की रिवायत है कि जब अपोजिशन नाराज होती है तो हुकूमती बेंचेस से कोई मनाने जाता है, जो कि हमने रिवायत पिछले 1.5-2 साल में नहीं देखी। लेकिन आज कम अज कम शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी साहब, ये दोनों अपोजिशन बेंचेस पे गए, उनको खामोश रहने की रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो शायद इस माइंडसेट के साथ आए थे जो पहले उनकी लीडर कह चुकी हैं कि जी हम किसी भी बिल में अब हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत की जात के लिए तो बिल नहीं है, अवाम के लिए बिल होते हैं। जी बिल्कुल, जात के लिए तो नहीं है, बिल्कुल एक कानूनी और अवामी मसला है। देखिए, चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो एक उन्होंने एहतजाज के मूड में है, आपने जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, और अब उनका जो धरनों वाला प्लान तो नहीं लग रहा कुछ आगे बढ़ने वाला, शायद उसमें तो तब्दीली आ गई है, वो तरीके एतमाद की बातें कर रहे हैं। तो गालिबन उन्होंने ये ठानी है कि जी वो ईवान के अंदर भी जो है अब वो शोर शराबा करेंगे, टफ टाइम देंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि काबिल तहसीन बात है कि शाह महमूद साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने जो कोशिश की, इसको मजीद भी बढ़ाया जा सकता है, कुछ बैकडोर डायलॉग भी होता है, और मेरे ख्याल से उसी को जारी रखना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि ईवान की कार्रवाई बार बार इंटरप्ट ना हो, मुअत्तल ना हो, बल्कि जो अवाम के बड़े अहम मसाइल हैं, पेचीदा मसाइल हैं, उनका हल निकालें। अवाम देख रही है पार्लियामेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट की बेंचेस हो कि ऑपोजिशन की बेंचेस हो। यही वो पॉइंट है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं रज़ा रूमी साहब, यही वो पॉइंट है कि अवाम देख रही है। और असद खरल साहब, आपको याद होगा कि बाबर अवान साहब ने भी या दीगर फोरम पे भी हुकूमती शख्सियात ये कहती हुई पाई गई कि अगर जिसने भी इस बिल को अपोज किया, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जी ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन हो ताकि करप्शन का खात्मा हो, पैसा ना चले, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, और जिसने भी इसको अपोज किया वो एक्सपोज हो जाएगा। तो जो रज़ा रूमी साहब कह रहे हैं कि अवाम देख रही है, अवाम समझ भी रही है। देखिए नादिया मिर्जा साहबा, रज़ा रूमी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, छोटी सी आपके सामने एक बात रखूंगा।
अवाम देख भी रही है, अवाम समझ भी रही है, अवाम बारियां भी दे रही है, बार बार 3-3 दफा धोखा खा रहे हैं, तीसरी कुव्वत है उम्मीद। छोटी सी आपको मिसाल देता हूं, ये वो जो कि इस वक्त का जो आपने ओपन से एंड शो क्या मौजूदा हुकूमत अगर यानी जो हाथ करके इसे सीक्रेट बैलेट का कहता है, तो हुकूमत सेनेट की मौजूदा सीटों से 2 से ज्यादा सकती है आसानी से। हुकूमत को प्रीवियस जो पड़ेंगे एक काम पंजाब में पीटीआई जिस सामाजिक के हवाले से सिर्फ डिप्टी और बातें जो खरल साहब माजरत आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेट द टेक्निकल टीम फिक्स इट। मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, हम आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। अच्छा रजा रूमी साहब, एक तो ये हो गया कि जो अपोजिशन का रवैया था, आपकी नजर में इन बिल्स की अहमियत कितनी है और ये बिल जरूरी कितनी है? देखिए ये बिल्स बिल्कुल अहम है। कानून साजी जो है पाकिस्तान में हर तरह की मुख्तलिफ जो अमूर में उसकी जरूरत है। पहले भी आपने देखा है कि पार्लियामेंट में जो है कार्रवाई नहीं कर रही। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि उस तरह से जो है पार्लियामेंट नहीं चल रही जैसे उसको चलना चाहिए, और ये कवानीन इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। और कि ये अवाम का मसला है, ये किसी एक पार्टी का, हुकूमत का या किसी एक फर्द वाहिद का मसला नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसी प्लेटफॉर्म से मैं ये कहूँ कि ऑपोजिशन को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर 2 साल के बाद उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, और लोग उनसे सवाल करेंगे कि जब आप पार्लियामेंट में गए थे तो बहैसियत ऑपोजिशन आपने क्या वहां पर किया, और अगर आपने नहीं वहां पे अपना फर्ज निभाया जो आपका फर्ज था निभाना, तो फिर लोग उनका भी मुहासबा करेंगे, घेराव करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो है ये इस वक्त गवर्नमेंट की और जो बच्चे हैं उनको ये चाहिए कि वो बेसिकली इसके ऊपर देखें कि क्या उनके एतराज़ात की एक्चुअली नौयत क्या है, हैसियत क्या है। देखिए मसला ये है कि ऑलरेडी एक सेनेट में जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो वजह है, उसमें तब्दीली लाना चाह रहे हैं। और ये वैलिड बात है कि सेनेट के इलेक्शन में हमने देखा है कि करोड़ों के सौदे होते रहे हैं माजी में, हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, एमपीएस को खरीदा जाता है, करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं। ये कल्चर खत्म होना चाहिए। अगर इसको कानून से या आइन में तरमीम से इसके खत्म होने का कोई इम्कान है तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर ठीक है, आप तो कम से कम इस फेवर में हैं। फेडरलाइजेशन के दौरान ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपको पता ना, आईनी तरमीम जो होती है वो तो दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और असेंबली और सेनेट दोनों में जो है ये इसके लिए गवर्नमेंट को बात करनी पड़ेगी ऑपोजिशन से। और ऑपोजिशन को जाहिर बात है, अब मौका मिला है अपनी जरा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस दिखाने का भी, और साथ में कुछ नेगोशिएट करने का भी। तो ठीक है, जमहूरियत में ऐसे होता है। यहाँ ठीक है, मतलब आपको ये लग रहा है कि ऑपोजिशन को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का मौका मिला है। बहुत देर से बाद पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, जब से जल्द से जुलूस कर रहे थे, पार्लियामेंट में आए तो जरा शो भी कर। अच्छा असद करल साहब, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी जी ओके अब मुझे ये बताएं असद करल साहब कि आज ये जो अपोजिशन जिसने पूरा जो फिश मार्केट बनाए रखा, पार्लियामेंट का माहौल, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, इनको कोई याद नहीं दिलाता कि जो मिसाक़े जमहूरियत किया था नवाज शरीफ साहब ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, उसमें ये शिक डाली थी कि हम ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन कराएंगे। अब ये अपने अपने वादों से, वैसे तो वादे कुरानी सहीफा भी नहीं होते नाउजुबिल्ला, जो जरदारी साहब ने भी वैसे कहा था, लेकिन उससे ये बैक ट्रैक जो हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का भी? फर्क ना पड़ता अगर वो बारियों का सिस्टम, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए 2 पार्टी चली थी, बारियों वाला वो रहता तो फिर उससे बैकआउट ना करते। अब वो बीच में आगे तीसरी कीमत वो लड़क रही है। अब मुझे ये बताया, ये खालिस्तान अवामी मफाद का मसला नहीं है, इसमें जाती मफाद। अगर कल को 23 के बाद हुकूमत किसी की भी आ सकती है, इमरान खान साहब की दोबारा अगर हुकूमत नहीं आती तो पीपल्स पार्टी की भी आ सकती है, नून लीग की भी आ सकती है। अभी शायद तक नबाती साहब रिसेंटली सैंडल का जब अदम इत्तेफाक की बात हुई
तो उन्होंने कहा जी हमारे वोटरों को खरीद लिया गया, दबा दिया गया है, जमीन उनके। अब मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताएं, जो आर्टिकल 26 है आइन की तरमीम है, और दूसरा है दोहरी शहरियत के जो हामिल है और शहरी, उनको इलेक्शन ओवरसीज जो पाकिस्तान लड़ने की इजाजत। अब मुझे बताएं इसमें कौन सा इमरान खान साहब का या मौजूदा हुकूमत का जाती मफाद है? एक बात ये कहते हैं, मरियम साहबा ने भी कहा, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मैं कहता हूं, जिसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहती हैं, जो आपस में कि आप भी लूटे, आप भी हम लूटे, और एक दूसरे को आप ना हमें नहीं छेड़े, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, और वो होता रहा। अब मामला क्या हुआ है, बिल पास हुआ, पेश हुआ, अब ये बिल पास भी होगा, ये मैं खबर आपको दे रहा हूं, ख्वाहिश नहीं है, ये ऐसे ही पास होगा, ये ऐसे ही पास होगा जैसे कौमी असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद मौजूदा हुकूमत की, और सेनेट में अक्सरियत जो अभी तो इलेक्शन के बाद थोड़ी सी बढ़ेगी सीटें मार्च के बाद, ना होने के बावजूद फाटक के हवाले से बिल पास हुआ था, और इन सारों ने बाजमात होकर बिल वो पास किया था। ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब मसला जो है ठीक है, जेस्चर अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब उनको मनाने गए। मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में तमाम तहरीक कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी मामले की तशरीह के लिए हुकूमत गई। क्यों गई? हालांकि उनको पता है कि आईनी तरमीम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी वजारत कानून व इंसाफ, उनकी एडवाइस, अटॉर्नी जनरल की, प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानते हो आईनी मामले, सुप्रीम कोर्ट ने आगे से किया है कि क्योंकि आईनी मामला है तरमीम का, उन्होंने कहा ये ओपिनियन की बजाय आपका जो मसला है। अब इसके बाद ये लेजिस्लेशन होगी, ये बात लिख लें, मैं कह रहा हूं ये लेजिस्लेशन होगी और होके रहेगी, और ये पास भी होगा बिल। उसको लेजिस्लेशन को अभी तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कुछ लेजिस्लेशन को अभी तक पाकिस्तान की तारीख नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया या मैलाफाइडी डिक्लेयर किया हो। ऑर्डिनेंस भी आ सकता है इन गुड फेथ, कोई भी गलत काम नहीं है। मुझे ये बताएं, आप क्या हॉर्स ट्रेडिंग खत्म नहीं होनी चाहिए? क्या ये लूट मार का जो बाजार गर्म होता है ये नहीं खत्म? अच्छा, अब हुकूमत को तो इसमें फायदा है सीक्रेट बैलेट। कैसे? एमएनए एमपीए को सिर्फ डीसीओ से फोन कराने हैं, डीपीओ को ऑलरेडी कब्जों के केस है, बेनिफिट जो खाते हैं उनके, कि भाई आप वोट दोगे या अरबों रुपए की जमीन से हाथ होगे या डेवलपमेंट फंड ले लो। अच्छा, अब हुकूमत को वोट मिल जाए, जहां पे हुकूमत को नुकसान है, लॉस है, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं। अच्छा, हुकूमत को फायदा है या हुकूमत को नुकसान है, मैं इस पे बाद में बात करूंगी, ये सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने कहा बिल पास होगा, फैटअप का हुआ, लेकिन किसी भी आईनी तरमीम के लिए आप भी जानते हैं 2/3 की अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है। अगर वो अव्वल तो 2/3 की अक्सरियत इनके पास नेशनल असेंबली में भी नहीं है, फिर सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आपको लगता है कि फिर इसके लिए भी ज्वाइंट सेशन कॉल किया जाएगा या किया जा सकता है? अगली बात क्या रही है, सारे ऑप्शन मौजूद हैं। ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस भी आ सकता है, जो भी कानूनी रास्ता होगा वो इख्तियार होगा। गैर कानूनी ये हुकूमत रास्ता इख्तियार नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फॉर्म तरमीम के लिए, अच्छा एक सेकेंड, जो पहले फाटक में हो गया तो अब कौन सा अब नॉर्मल बात है? वही असम्बलियां, वही लोग हैं, वही तादाद है, तो अब क्या इसमें कोई शब्बे की बात हो जाएगी? वही कौमी मफाद है, पहले भी कौमी मफाद था, इसमें भी कौमी मफाद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ये कह चुकी है इसमें गलत क्या है, इसमें गलत नहीं है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन बात वही जो अभी रजा रूमी साहब कह रहे हैं ना कि जरा उनको मौका मिला है शोर हंगामा करने का, लेकिन रजा रूमी साहब, क्या आईनी तरमीम एक सदारती ऑर्डिनेंस से हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो कानून उससे बन सकता है। आइन का जहां तक ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे होता है, अनलेस के, और अगर वो होगा तो फिर बड़ी पेचीदगियां होंगी। जो अदालतें हैं, खुसूसन सुपीरियर कोर्ट्स, वो उसको अपहोल्ड नहीं करेंगी, क्योंकि ये एक ऐसा हक है जो सिर्फ पार्लियामान के पास है। अब मैंने जैसे आपसे अर्ज की नादिया, इसके ऊपर जो है यही होगा कि कुछ लोगों की पॉलिसी जो है वो अपनानी पड़ेगी, वगरना इस बिल को पास करवाना काफी मुश्किल होगा। असद करन साहब, अगर ये बिल आपने कहा कि किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा, सदारती ऑर्डिनेंस से तो यकीनन नहीं हो सकता, 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो भी आईनी तरीका हुकूमत इख्तियार करेगी, और ये भी बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर जो है आज तक जो सेटिस्फाइड नहीं की। अब मैंने बात अगर गलत से सहमत निकल गया जुमला ऑर्डिनेंस का, मैं कहा जो भी आईनी रास्ता होगा हुकूमत वो इख्तियार करेगी, और लेजिस्लेशन जो भी हो जाएगी उसको मैलाफाइडी अपोजिशन कहकर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू भी करेगी। तो ये सेटिस्फाइड सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी की नहीं।
अब फाटक का भी इसी असेंबली से, इसी असेंबली से, इसी सेशन से हुआ है ना, इसी मौजूदा रजीम के अंदर। ये कोई शरीयत की बात नहीं है, और उसको दोहरी शरीयत वाला जो मामला सुन लो, अरबों डॉलर जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, वहां कमाते हैं और यहाँ पाकिस्तान भेजते हैं, क्या उनका ये राइट नहीं है कि वो वोट भी उनको राइट हो और वो इलेक्शन भी पार्टिसिपेट करें? क्या उनकी हुबल वतनी पे शक हो सकता है? मुझसे ज्यादा मेरा ओवरसीज हुबल वतन है, ये मैं कहता हूँ। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां खाता है, कमाता है और यहाँ पाकिस्तान भेजता है अपने अजीज़-ओ-कारब को अरबों डॉलर रेमिटेंस, क्या उसकी हुबल वतनी पे कोई शक कर सकता है? वो उसको क्या आप ना वोट का राइट दे, ना उसको इलेक्शन लड़ने का राइट दे? अगली लोग बात करें अपने लिए कर रहे। सही बात है, कोई अपनी कश्तियां जला के तो नहीं आएगा। नहीं सुन लें, ये बात सवाल मुझे ये बताएं, एक बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, पहली दफा तो माफिया है यहाँ पे खत्म तो नहीं हुए, वो नहीं कामयाब हो सकता। क्या उसकी नेशनलिटी पहले ही अगर वो खत्म कर दे तो वो तो ऐसी मिसालें हैं हमारे पास, करना चाहिए। क्या वो ऐसी मिसालें हैं हमारे पास? वो अच्छी मिसाल है। नहीं, अगर वो जीत जाए तो वो नेशनलिटी, ये नई गवर्नमेंट ने ये निकाला है ना, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन, जिनकी है उनकी भी खत्म हो जाएगी। ये तो हुकूमत के ये भी खिलाफ जाती है। जो इमरान खान के साथी हैं, अगर किसी की है, पहले तो वो बात है ना, तो उनकी भी खत्म होनी पड़ेगी ना फिर। अगर वो कल को सेनेटर बनते हैं, कल को वो एमएलए का इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो तो नहीं कर सकेंगे। अच्छा ठीक है, रज़ा नबी साहब, एक तो जरा मुझे अपने कमेंट भी दीजिएगा इस दूसरी तरमीम पर भी, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई दोहरी शहरियत का हामिल भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, और अगर इलेक्शन विन कर लेता है तो ठीक है जी, वो अपनी सरेंडर कर दे, विड्रॉ कर जाए, नहीं करता तो फिर उसको कंटिन्यू वापस भी जा सकता है। ये ऑप्शन है, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए पहले इस पर कर लें, फिर दूसरा सवाल बाद में करती हूँ। जी नादिया, देखिए ये जो दूसरी शिक का आपने जिक्र किया, मैं तो इसका बहुत बड़ा हामी हूँ। उसकी वजह ये कि शायद जैसे आपके इल्म में है कि मैं तो खुद अब बाहर मुकीम हूँ, अगरचे कि मेरी शहरियत सिर्फ पाकिस्तानी है, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो कि मुल्क के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान का दर्द अपने दिल में रखते हैं, बल्कि वापस आके मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। तो उनके लिए अगर ये प्रोविजन आ जाती है तो ये तो अच्छी बात होगी, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और ठीक है, अगर वो हार गए तो हार गए, जीत गए तो वो अपना पासपोर्ट और अपनी शहरियत वो जो गिव अप कर दें। तो इस पे तो हम तो ये कब तक डिबेट करें? मेरे ख्याल से कुछ 10-15 साल हो गए मुझे ये सुनते हुए कि जी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को हक मिलना चाहिए वोट का, उनको इलेक्शन में लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। और जाहिर बात है पीटीआई की बहुत बड़ी सपोर्ट है, उनका अपना सियासी मकसद भी है। बाहर अमेरिका में, यूरोप में, यूएई में बहुत ज्यादा जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की वो खान साहब को पसंद करती है, उनको सपोर्ट करती है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें अपने जो हम वतन हैं और या हम शहरी हैं बाहर जो मुल्क में है, बाहर के मुल्कों में, उनको बिल्कुल इजाजत देनी चाहिए और बिल्कुल उनके लिए रास्ता खोलना चाहिए। ये ऑपोजिशन के एतराजात बराए एतराजात होंगे, ठीक है, कुछ कर लें, कोई ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा रज़ा नबी साहब, मुझे क्लास बता दीजिएगा, क्योंकि आप भी इसको, मेरा ख्याल है हर दूसरा पाकिस्तानी इन दोनों शेखों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि ऑपोजिशन को अपोज कर रहा है। ऑपोजिशन इस मामले को भी जब अपोज करेगी तो उसकी अपनी उसको पॉलिटिकल डेंट लगेगा, पब्लिक कहेगी, एक्सपोज होंगे कि ये इतने अच्छी दो चीजें लेकर आए और ये उसको अपोज कर रहे हैं, बिल को पास नहीं होने दे रहे। उनके लिए, उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है। जी मेरे ख्याल से देखिए बात यह है कि उनकी सियासत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन आपको पता है कि वो उन्होंने एक ठान ली हुई है। अब वो पर्सनल भी हुए हैं, कुछ गुस्सा भी है। कम से कम मुस्लिम लीग नवाज जो है और फजलुर रहमान साहब, वो तो कहते हैं हर सूरत उन्होंने इमरान खान साहब को निकालना है। पीपल्स पार्टी कुछ बीच में खेल रही है, वो कह रही है बातचीत भी कर लेते हैं, तरीके एतमाद ले आएंगे, सिस्टम को नहीं कोलैप्स करते। लेकिन ये नून और फजलुर रहमान साहब का आपको पता है, इसलिए वो छोटी मोटी पब्लिक की जो सेंटिमेंट होगा उसको इग्नोर करके उनका हदफ बढ़ाए। यही वजह है कि उनको आज मौका मिल गया पार्लियामेंट में। आपने देखा एहसन इकबाल साहब ने उसको लीड किया और उन्होंने भरपूर अपनी सियासी जो भी सियासत होती है पार्लियामेंट में वो की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये देखिए अपोजिशन को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि लोग जो हैं इतने भी लाइल्म नहीं हैं, उनको पता है जब वो वोट डाल के चाहे अपोजिशन के बंदे को असेंबली में भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं कि वहां पे जाके कोई कानून साजी तो होगी, कोई वहां पर कंस्ट्रक्टिव लोगों के मसाइल के लिए मुल्क में पॉलिसियां बदलने के लिए कोई काम होगा। लेकिन अगर वो इसी तरह से
ये करेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी भी जो है थैंक यू वेरी मच रज़ा रफ़ी साहब, रहेगी। थैंक यू वेरी मच असद खरल साहब, बात बिल्कुल सही है। अल्लाह करे कि अवाम में शऊर है, लेकिन अवाम इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। अगर आप सिर्फ अपनी, किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन यहाँ पे दुश्मनियां हैं। मरियम साहिबा कह रही थी कि अब हम नैब के कवानीन में भी किसी किस्म की तरमीम नहीं करेंगे, हम भुगत चुके, अब ये भुगते। मतलब यहाँ पे अब वो लड़ाइयां हैं सास बहू वाली, यहाँ पे दुश्मनियां हैं, यहाँ पे मुखालफत नहीं है। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।